Most democracy today begin drawing up the charter of political rights. आज अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी का जो सिनोनिम है राइट, इफ अ कंट्री इज नॉट प्रोवाइडिंग इट्स सिटीजन राइट्स इट मीन इट इज नॉट डेमोक्रेसी। कि अगर एक देश के अंदर लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं, बेसिक राइट्स नहीं दिए गए हैं, तो हम नहीं कह सकते कि वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। Political right give the citizen the right to equality before law and right to participate in political process. It means कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स जो है वो मेनली दो बातें कहता है, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। And what is equality before law? It means everyone is equal before law regardless of their caste, color, gender, place of birth, economic status, education status. It means कि जो देश का कानून है वो सबसे बड़ा है और कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। इट मीन्स कि जो कानून है दैट इज एप्लीकेबल इक्वली ऑन ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, फर्स्ट राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर अडल्ट सिटीजन को वोटिंग राइट दिया जाता है, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, जिसके अंदर किसी को भी वोटिंग राइट से डिनाई नहीं किया जा सकता। दे इंक्लूड सच एज राइट टू वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब सिर्फ वोटिंग नहीं कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज टू ज्वाइन देम, और यहाँ तक कि आप चाहें तो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी बना सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल लिबर्टीज। अब पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ हमें कुछ फ्रीडम्स भी दी गई हैं। द लिटर रेफर्स द राइट टू अ फ्री एंड फेयर ट्रायल। यहाँ पर इफ यू रिमेंबर, अगर हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जब पढ़ा था कि हर व्यक्ति को अपना बचाव करने का, यानी कि किसी को भी बिना कारण बताए अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और अगर किसी को राइट अरेस्ट किया है पुलिस ने तो उस आदमी को अपना पूरा बचाव करने की, उसके ऊपर प्रॉपर प्रोसीजर से मुकदमा चलाकर ही किसी को हम गिल्टी कह सकते हैं। द राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज फ्रीली, हम अपने विचारों को व्यक्त करने की। इट मीन्स कि हम जो भी सोचते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट अग्री विद एनी गवर्नमेंट पॉलिसी, वी कैन एक्सप्रेस आवर। The right to protest and express dissent. Collectively, civil liberties and political right form the basis of a democratic system of government. तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स दोनों ही बहुत जरूरी हैं। बट एज मेंशन बिफोर, राइट्स एम टू प्रोटेक्ट द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, political right contribute to it by making the government accountable to the people। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राइट्स का एम क्या है, लोगों के भलाई को, लोगों के लिए भलाई करना। तो इसीलिए जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाते हैं। इट मींस कि अगर गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं होगी लोगों के लिए तो वो अपनी मनमानी कर सकती है, लेकिन बाय द राइट टू वोट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पीपल। क्योंकि सरकार को डर होता है कि अगर वो इन 5 सालों में लोगों के लिए काम नहीं करेगी तो अगले इलेक्शंस में लोग उन्हें नहीं चुनने वाले। Political right contribute to it by making the government accountable to the people by greater importance to concern of individual over that of ruler by ensuring that all person and opportunity to influence the decision of government। क्योंकि जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसका हर इंडिविजुअल की लाइफ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से असर पड़ता है। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं होगी तो वो सिर्फ कुछ ही लोगों को ध्यान में रखकर ही पॉलिसी डिसीजंस बनाएगी। तो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, इन पॉलिटिकल राइट्स के थ्रू गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया गया है। क्योंकि अगर कंट्री के अंदर इलेक्शन ना हो, अगर गवर्नमेंट को ये डर ना हो कि अगले 5 इयर्स के बाद उन्हें चेंज कर दिया जाएगा,
तो वो कभी भी लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखेंगे. However, our rights of political participation can only be exercised fully when our basic needs of food, shelter, clothing, health are met. फिर वही एक बात आती है कि पॉलिटिकल राइट्स देना जो है वो दैट इज नॉट सफिशिएंट. पॉलिटिकल राइट देना जो है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर लोगों की बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और हेल्थ, यानी कि अगर लोगों के पास खाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, कपड़े नहीं है, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो पॉलिटिकल राइट्स का क्या करेंगे? तो उनको वोटिंग राइट से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई भी पॉलिटिकल राइट्स का जो मेन हमारा इंपॉर्टेंस तभी बनता है अगर लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी हो. अगर एक भूखा आदमी हो, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास रहने की जगह नहीं है, अगर उसको हेल्थ फैसिलिटी नहीं दी गई है, तो क्या आपको लगता है कि वो वोट डालने के लिए जाएगा? या उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन इलेक्शन में चूज हो रहा है? या उसको क्या पता कि उसे इलेक्शन में खड़े होना है? तो उसे इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं. पॉलिटिकल राइट्स जो है वो सिर्फ तभी मीनिंगफुल हो सकते हैं जब हम लोगों को बेसिक जरूरतें जो है वो लोगों की पूरी हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ पर्सन लिविंग ऑन द पेवमेंट एंड स्ट्रगलिंग टू मीट दीज बेसिक नीड्स, पॉलिटिकल राइट बाय देमसेल्फ हैव लिटिल वैल्यू. आप ये देखिए कि जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, या जो लोग बाहर स्लम एरियाज में रह रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, उन्हें वोटिंग राइट से क्या लेना देना, उन्हें पॉलिटिकल राइट से क्या लेना देना. They required certain facilities like an adequate wage to meet their basic needs and reasonable condition of work. वो तो एक्चुअली क्या चाहते हैं कि उनको सबसे पहले तो उनकी बेसिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए. उन्हें ऐसा सरकार जो है वो उनको ऐसा काम प्रोवाइड करे जिससे कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें. Hence, democratic societies are beginning to recognize these obligations and providing economic rights. तो सबसे पहले सोशल और इकोनॉमिक राइट्स अगर हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, देन ओनली द पॉलिटिकल राइट्स कैन बी मीट. आप ये देखिए कि हमने जब इक्वालिटी में पढ़ा था तो भी हमने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटीज की बात की थी. और आज अगर हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कि सोसाइटीज के अंदर अगर पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं लेकिन अगर सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए गए हैं तो पॉलिटिकल राइट्स आर मीनिंगलेस. In some countries, citizens, particularly those with low income, receive housing and medical facility from the state. In other, unemployed person received a certain minimum wage so that they can meet their basic needs. अब क्या होता है कि कुछ देशों के अंदर जिन लोगों का इनकम लो है, जो बहुत कम कमा पाते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से मकान या हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं. या दूसरे देशों में जिन लोगों के पास अभी काम नहीं है करने के लिए, उनको सरकार कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ पैसा देती है ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके. दैट इज कॉल्ड, शायद ये हमारे कंट्री में भी दिया जाता है, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता कहते हैं. In India, the government has recently introduced a rural employment guarantee scheme among other measures to help the poor. और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके अंदर जो लोग रूरल एरियाज में है, सरकार जो है वो, यू हैव मस्ट हैव रेड इन द इकोनॉमिक्स कि बहुत सारी ऐसी स्कीम है. एक मनरेगा है और भी बहुत सारी इस तरह की स्कीम है जिसमें लोगों को काम दिया जाता है ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके. Today, in addition to the political and economic rights, more and more democracy are recognizing cultural claims of their citizen. आप ये देखिए कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स के साथ आज एक तीसरे राइट्स की डिमांड जो सामने आई है, दैट इज कल्चरल राइट्स. ताकि जो मेजॉरिटी कल्चर है, कहीं वो माइनॉरिटीज के कल्चर को खत्म ना कर दे. कहीं जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी कंट्री में है, कहीं वो खत्म ना हो जाए. तो कल्चरल क्लेम, द राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग, the right to establish institution for teaching one's language and culture,
and today recognized as being necessary for leading a good life. कि हमारी जो भाषा है उसको प्रिजर्व रखना, हमारे कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है उसको हमारी मदर टंग में देना, और अपनी लैंग्वेज और कल्चर को पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन खोलना are today recognized as being necessary for leading a good life. The list of rights has thus steadily increased in democracy, while some rights, primarily the right to life, liberty, equal treatment and right to political participation, is seen as basic rights that must receive priority. कि आज जो है वो राइट्स का जो क्लेम है वो डे टू डे एक्सपेंड होता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों की लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं तो लोगों के जो राइट्स हैं वो और ज्यादा उनके क्लेम बढ़ गए हैं। तो लेकिन जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, इक्वल ट्रीटमेंट है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इनको बेसिक राइट्स माना गया है और इनको प्रायोरिटी में रखा गया है कि ये तो सभी को मिलने ही चाहिए। Other conditions that are necessary for leading a decent life are being recognized as justified claims or rights. अब हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स। दिस इज द टॉपिक दैट वी अर्लियर डिस्कस्ड इन द चैप्टर, बट दिस टाइम दिस इज गिवन इन द रेफरेंस मटेरियल। जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने ह्यूमन राइट्स के बारे में भी पढ़ा था। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच ऑल ह्यूमन बींग्स आर एंटाइटल्ड बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को इसलिए मिलने चाहिए बिकॉज दे आर बोर्न एज ह्यूमन बींग, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, कि हर व्यक्ति की जो है वो सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। The fundamental assumption behind the concept of human right is every person is a moral and rational being who deserve to be treated with dignity. तो ह्यूमन राइट्स के पीछे बेसिक आइडिया क्या है कि हर व्यक्ति जो है वो सोसाइटी के अंदर डिग्निटी डिजर्व करता है, कि सभी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, लेकिन कोई हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है या हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो वी डोंट लाइक एनीथिंग। तो सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन राइट्स आर बोथ यूनिवर्सल एंड फंडामेंटल। These are universal in sense they belong to all human beings, irrespective of their race, nationality, community, religion, gender, etc. And they are also fundamental because once given, these cannot be taken back. So here are two words: universal. यूनिवर्सल का मतलब जो सभी को मिलना चाहिए, जैसे हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज वोटिंग राइट टू ऑल। तो ह्यूमन राइट यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि ये सभी ह्यूमन बींग्स को मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी रेस, किसी भी नेशनैलिटी, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं। और इनको फंडामेंटल किस लिए कहा गया? फंडामेंटल इज कॉल्ड इन हिंदी मौलिक, मूल। इट मीन्स कि अगर ये एक बार दे दिए जाते हैं तो इन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। हमने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में पढ़ा था कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो दूसरे राइट से अलग क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल हमसे हमारे इन राइट्स को छीन नहीं सकता। Although the presence of human rights can be traced in the ancient Indian philosophy and culture, and concept formally originated at the international level in 1948 with the UN Declaration of Human Rights listing 30 rights for all people across the globe। कि अगर हम इंडियन फिलॉसफी को देखें तो ह्यूमन राइट्स जो है वो हमारे कल्चर का पहले से ही हिस्सा है, लेकिन 1948 में इनको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया
जब 1948 में यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 30 राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के लिए बताए कि ये 30 राइट एज अ ह्यूमन बीइंग सभी को मिलने ही चाहिए. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आर human rights because we are born as human. So that's why these rights should be must be meet to each and every.